हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम लारावेल का टोटल डायरेक्ट स्ट्रक्चर समझने वाला है। लाइक लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती है, कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, कौन से फोल्डर का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे VS कोड के अंदर, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा फोल्डर हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ अब हम यहाँ पे हमारी जो भी फाइल्स है उसको वन बाय वन ट्राई करते हैं समझने की। तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे फ़ोल्डर दिख रहा है, दैट इज़ अ ऐप फ़ोल्डर। अब ऐप फ़ोल्डर को जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एचटीटीपी मॉडल एंड प्रोवाइडर्स। अब देखिए, प्रोवाइडर्स का यूज़ अभी हम नहीं करने वाला है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे ऐप की जो भी सर्विसेज़ होती है उसको यहाँ पे ये करते हैं। बट बेसिकली मैं इसको अभी समझने वाला नहीं हूँ। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला जो फ़ोल्डर समझना है, दैट इज़ अ मॉडल। अब मॉडल क्या होता है? तो बेसिकली हम जो भी टेबल क्रिएट करने वाला है उसके लिए जो भी ORM हमें क्रिएट करना है वो हम कहाँ पे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे हमारे मॉडल्स के अंदर। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको एडमिन का टेबल क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, वहां पे एडमिन मॉडल क्रिएट करोगे। जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए मॉडल का फोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट यूजर डॉट पीएचपी दिखा रहा है। और अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी जो भी फाइल्स है उसके अंदर मेरा जो पर्टिकुलर टेबल है उसका नाम, उसकी फील्ड का नेम, सारी चीजें मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे जो भी टेबल बनने वाला है उसके रिलेटेड मॉडल बनाने वाला हूँ। ये मॉडल क्या करेगा, तो मेरे कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि मैं डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर जो भी उसके ऊपर एडिशनल टास्क है, क्वेरी टास्क है, वो परफॉर्म कर पाऊँ। नाउ नेक्स्ट जो फोल्डर है दैट इज HTTP। और HTTP के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका कंट्रोलर फोल्डर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो आप जो भी आपका लॉजिक होगा वो हम कहाँ पे करते हैं, तो वो हम फुलफिल करते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, जिसके बारे में हमने आगे भी देख चुके हैं कि हम MVC के अंदर कंट्रोलर का यूज करते हैं लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो मुझे जितने भी लॉजिक बिल्ड करने हैं, मान लीजिए कि मुझे यूजर का लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन से रिलेटेड जो भी लॉजिक होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो मेरे कंट्रोलर के अंदर जाएगा। यहाँ पे मैं मेरे जितने भी कंट्रोलर बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। लाइक मुझे यूजर टेबल के रिलेटेड यूजर कंट्रोलर बनाना है तो मैं यूजर कंट्रोलर बना सकता हूँ ना। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिजन कमांड का यूज करेंगे, जो कि आगे आने वाले सेशन के अंदर हम समझने वाले हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंट्रोलर फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए ये अभी टोटली ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी वर्क नहीं है, बिकॉज अभी तक कंट्रोलर का कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ ऐप फ़ोल्डर के बाहर, तो मुझे दिखता है बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर। अब ये बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर क्या करता है, तो अगर आप आपकी फाइल्स के अंदर बूटस्ट्रैप को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको दी हुई है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट ऐज़ वी नो कि अब हम बूटस्ट्रैप की जगह पे टेलविन सीएसएस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नाउ अब टेलविन सीएसएस मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल है कि नहीं है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको देखिए यहाँ पे वेट कॉन्फ़िग डॉट जेएस दिखेगा। आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको आपका फोल्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती है टेलविन सीएसएस जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, इट मीन्स आपने टेलविन सीएसएस को ऐड करके रखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर जब आपका प्रोजेक्ट डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है तभी उसके साथ टेलविन सीएसएस ऐड हो चुकी है। नो, उसके अलावा यहाँ पे एक और फाइल आपको देखने को मिलेगी, दैट इज अ पैकेज डॉट जेसन। अब पैकेज डॉट जेसन क्या करती है, तो जब हम कंपोजर रन डेवलप करते हैं, यानी कि कंपोजर रन डेव जब आपने किया, तब जो भी मेरे पैकेजेस बिल्ड हो गए ना, वो पैकेजेस के लिए यहाँ पे ये फाइल है, एंड दैट इज अ कंपलसरी, ये कंपलसरी फाइल रहेगी हमारे लिए। और उसके थ्रू जितने भी पैकेजेस मेरे डाउनलोड हो गए वो हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे। यानी कि मैंने एनपीएम के थ्रू जितने भी पैकेज बिल्ड किए हैं वो सारे मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि आप इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने वाले हो। नाउ अब आ जाते हैं यहाँ पे, लाइक एक और फोल्डर है, दैट इज माय कॉन्फ़िग फोल्डर। अब कॉन्फ़िग फोल्डर क्या करता है, तो ये मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को होल्ड करके रखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा ऐप है, ऑथेंटिकेशन है, कैच है, डेटाबेस है, उसके बाद मेल डॉट पीएचपी है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सारे मेल से रिलेटेड आपके जो भी फंक्शंस है वो यहाँ पे हो चुके हैं। यानी कि मुझे अगर कोई मेल करवाना है तो वो कैसे होगा, इसकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है। ओके, सो दिस वे व्हाट वी कैन डू, हम हमारा मेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मुझे कोई सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है तो मैं सर्विसेज को यहाँ से, लाइक AWS की सर्विस मुझे कॉन्फ़िगर करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देन मेरे पास है सेशन, तो सेशन भी मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि मुझे सेशन के एक्सपायरेशन टाइम क्या रखना है,
मुझे कब तक उसको ऑन रखना है, एक्सपायरेशन ऑन क्लोज रखना है कि नहीं रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ब्राउजर क्लोज किया, वैसे ही आपका लॉग आउट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए आपको फैसिलिटी है, अभी बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर आप इसको ट्रू कर देते हो तो जैसे ही आप आपके ब्राउजर को क्लोज करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। लाइफ टाइम रखना है या फिर आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए रखना है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सेशन की फाइल के अंदर कर सकते हो। उसके अलावा लॉगिंग, जब भी आपकी एरर आएगी तो उस एरर को हैंडल करने के लिए आपका लॉग जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। बेसिकली हम इन चीजों के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट। नाउ अब आते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर देखिए मुझे पहले तो दिया हुआ है माइग्रेशन। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स दी हुई है, दैट इज अ यूजर फैक्टर्स मुझे दी हुई है। द करंट पासवर्ड बीइंग यूज बाय द फैक्ट्री, आपका जो भी करंट पासवर्ड है उसको यूज करेगा, बट इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सो मुझे बेसिकली जरूरत किसकी है, तो मुझे माइग्रेशन की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट करते हो, तो माइग्रेशन क्या होता है, तो आपका जो भी टेबल आप डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना चाहते हो उसका जो स्केमा होगा, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो आप माइग्रेशन के अंदर स्टोर करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हो यूजर टेबल, जिसके अंदर देखिए आपको आईडी दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है, उसके बाद उसका नेम दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, मेरा वर्कर क्रिएट करेगा नेम के लिए। अब ईमेल के लिए अगेन वो वर्कर क्रिएट करेगा, लेकिन वो यूनिक आईडी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ईमेल वेरीफाइड एट, उसको नलेबल क्या हुआ, मतलब उसकी नल वैल्यू पास होगी। तो आप इस तरीके से अपना स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, और एक ही माइग्रेशन के अंदर मल्टीपल स्कीमा भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें माइग्रेशन भी दिए हुए है, और हम अपने खुद के माइग्रेशन भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद मेरे पास होता है सीडर्स। तो सीडर्स क्या करता है, तो अगर आपको कोई फेक डेटा इंसर्ट करना है, यानी कि डिफॉल्ट डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है आपके लारावेल के फोल्डर के अंदर, लारावेल के टेबल के अंदर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटाबेस सीडर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे बाय डिफॉल्ट नेम, टेस्ट यूजर और ईमेल आईडी टेस्ट एट द रेट एग्जाम्पल डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ मेरे यूजर टेबल के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डेटाबेस सीडर जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। सीडर को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखने वाले हैं। नाउ तो ये तो हो गया मेरे डेटाबेस का फोल्डर। नाउ देयर इज अ वन मोर फोल्डर, दैट इज अ रिसोर्स। अब रिसोर्स के फोल्डर के अंदर क्या है, तो रिसोर्स के फोल्डर के अंदर हमारी जो व्यू फाइल्स होती है, वो व्यू फाइल यहाँ पे हमारी स्टोर होती है। यानी कि जो भी मैं व्यू करवाने वाला हूँ वो सारी चीजें मेरे व्यू फोल्डर के अंदर रहने वाली है। देन अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी जावास्क्रिप्ट मुझे ऐड करनी है वो मैं जेएस फोल्डर के अंदर, और जो सीएसएस चाहिए वो सीएसएस फोल्डर के अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूँ। दैट इज अ गुड थिंग कि आप यहाँ से ही आपका व्यू से रिलेटेड सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी व्यू फोल्डर से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपको जो भी फ्रंट एंड के जितने भी व्यू चाहिए ना, वो ये व्यूज वाले फोल्डर के अंदर ही जाएंगे। जैसे कि अभी भी देखिए हमारा जो वेलकम पेज है वो यहाँ से ही डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे रूट के अंदर। तो रूट फोल्डर के अंदर देखिए आपको console डॉट पीएचपी दिखा रहा है, जो कि मेरे कंसोल को रन करने के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे एक और फोल्डर फाइल है, दैट इज अ वेब डॉट पीएचपी। अब ये वेब डॉट पीएचपी जो फाइल है वो क्या करता है, तो आपके जितने भी वेब रूट है वो आपकी वेब डॉट पीएचपी फाइल क्रिएट करेगी। और अगर आप कोई एपीआई क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एपीआई डॉट पीएचपी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपके जो भी रूट्स है वो आपके इस रूट फोल्डर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। नाउ बात आती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज के अंदर क्या होता है, तो आपके जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज, आपको कुछ चीजें करनी है, आपको फाइल स्टोर करवानी है तो आप स्टोरेज फोल्डर के अंदर करवा सकते हो। आपको पीडीएफ फाइल को स्टोर करवाना है, स्टोरेज फोल्डर के अंदर करवा सकते हो। आपको इमेज को स्टोर करवानी है, आप स्टोरेज फोल्डर के अंदर करवा सकते हो। जो कि डिफॉल्ट लारावेल की फैसिलिटी है वो वहां पे स्टोर करवा सकते हो। यस, ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो उसे दूसरी जगह पे भी स्टोर करवा सकते हो। अब अगर आपको कोई भी टेस्ट करना है, जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पीएचपी यूनिट इंस्टॉल किया था, तो वो हमारा कहाँ से होगा, तो ये टेस्ट फोल्डर के थ्रू होगा, जिसके थ्रू आपकी टेस्ट की जो भी यूनिट टेस्ट होगी वो क्रिएट हो सकती है। ना वेंडर जो होगा, आप जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करते हो वो सारी चीजें कहाँ पे जाएगी, आपके वेंडर फोल्डर के अंदर जाएगी। अगर अभी आप ओपन करते हो तो देखिए यहाँ पे बीन है, उसके अलावा फेकर पीएचपी है, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आई हुई है। और अगर मुझे आगे जाके कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो वो भी सारी यहाँ पे जाएगी। नाउ एडिटर कॉन्फ़िग क्या करता है, तो एडिटर कॉन्फ़िग आपका जो भी एडिटर, कोई भी एडिटर जब आप यूज करते हैं ना,
कोई भी एडिटर, आप अभी VS कोड यूज कर रहे हैं, आप कर्सर एआई का यूज करते हो, या फिर आप कोई भी एडिटर का यूज कर रहे हो, तो वहां पे इंडेंट कैसे रखना है, इंडेंट की साइज क्या रखनी है, स्टाइल क्या रखनी है, वो सारी चीजें अब लारावेल अपने एडिटर डॉट कॉन्फिग के अंदर ही दे रहा है, ताकि कोई भी एडिटर के अंदर आपका कोड सिमिलर वे के अंदर डिस्प्ले हो। ऐसा ना हो कि एक एडिटर के अंदर डिस्प्ले कुछ डिफरेंट वे के अंदर हो रहा है, दूसरे एडिटर के अंदर कुछ डिफरेंट वे के अंदर हो रहा है। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो यहाँ पे हमें दिख रही है, दैट इज अ डॉट env फाइल। अब डॉट env फाइल क्या होता है, तो नॉर्मली मेरे प्रोजेक्ट की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसे मुझे स्टोर करना है, तो मैं उसे कहाँ पे स्टोर करवाऊंगा, मैं उसे स्टोर करवाऊंगा मेरी डॉट env फाइल के अंदर। देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मेरे ऐप की यूआरएल, मेरे ऐप की मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए मेरे माई एसक्यूएल के सारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास कॉन्फ़िग के अंदर डीबी फाइल है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे नोट किया है तो आप एक चीज़ वहाँ पे भी देखोगे। चलिए मैं डेटाबेस की एक बार फिर से फाइल कॉन्फ़िग की ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे डेटाबेस का कनेक्शन जो ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, वो भी ले रहा है मेरा env फाइल के अंदर से ही उसकी यूआरएल गेट करवा रहा है। इट मीन्स अगर मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए तो ये env फाइल से मिल रहा है। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे देखिए AWS की डालनी है या कुछ भी चीजें डालनी है, तो मैं उसे यहाँ पे ही डालूंगा। क्यों हम यहाँ पे डालेंगे, बिकॉज ये env फाइल जो है ना वो नॉर्मली हम डायरेक्टली होस्ट नहीं करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, उसे हम स्टोर करके रखते हैं गिटहब के ऊपर। मान लीजिए कि आप आपका प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हो, तो गिट इग्नोर फाइल के थ्रू आप क्या करते हो, आपकी डॉट env फाइल को टोटली इग्नोर करवा देते हो। तो इस तरीके से ये फाइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल फाइल भी देके रखी है गिट इग्नोर की, यानी कि अगर सॉरी डॉट env फाइल की एक एग्जाम्पल फाइल भी यहाँ पे देके रखी है, ताकि आगे जाके मान लीजिए कि आपकी डॉट env फाइल के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये डॉट env डॉट एग्जाम्पल फाइल का यूज करके भी आप अगेन सेम चीजों को रिपीट कर सकते हो ना। उसके अलावा यहाँ पे आर्टिजन फाइल है। आर्टिजन फाइल के अंदर सारे आर्टिजन कमांड जो एग्जीक्यूट होंगे उससे रिलेटेड सारा वर्क यहाँ पे करके रखा हुआ है। वो कौन कौन सी डायरेक्टरी में जाएगी सारी चीजें यहाँ पे देख के रखी है। सो इस तरीके से बेसिक जो मेरा है फोल्डर स्ट्रक्चर वो लारावेल का हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हमें यहाँ पे याद ये रखना है, हम सारे फाइल का यूज करने नहीं वाले। हम यहाँ पे बेसिकली हमारा जो कंट्रोलर है ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर, उसका यूज करेंगे। हम हमारे मॉडल का यूज करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रूट का यूज करने वाला हूँ, रिसोर्सेज फोल्डर का ही हम यूज करने वाले हैं, और डॉट env फाइल का यूज करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल फॉर अस, जिसको हमें ध्यान में रखना है। सो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर किस तरीके से वो समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने लारावेल की प्लेलिस्ट देके रखी है, एज वेल एज लारावेल के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखे हो, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।